नमस्कार दोस्तों, मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है हम जीएस के पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और जीएस पेपर में मैं हमेशा एक नई अप्रोच लेके आता हूं। आज जो अप्रोच है वो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होने वाली, दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। जैसे मैंने कहा, आपने अपने घरों में पेंट करते हुए अपने माता पिता को देखा होगा। पेंट जब करते हैं तो तारपीन का तेल आता है। आप आज के टाइम पे कंप्यूटर का टाइम है और कंप्यूटर के टाइम पे हम मोडेम का यूज़ करते ही करते हैं। ऐसे करके जैसे आज से अगर मैं 5 से 7 साल पीछे जाता हूँ तो 5 से 7 साल पहले क्या होता था, दियों का यूज़ होता था, लालटेन का यूज़ होता था। तो वो किस तरीके से यूज़ किया जाता था और उसमें किस तरीके से उसमें आग, जो दिए की जो लाइट थी वो किस तरीके से जल रही थी, उन सभी पॉइंटों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जो जीएस का पेपर है, जो आरआरबी का पेपर है, वो 26 नंबर है और पहले ही क्वेश्चन से हम देखते हैं किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं। और मैं हमेशा हर बार एक नई चीज़, और आज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नई चीज़ जो होगी वो दैनिक जीवन से रिलेट करने वाली है। आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है अगेन। और पहला क्वेश्चन देखिए, मोडेम विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। जैसे मैंने अभी बताया था, जो बच्चे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत यूज जानते हैं तो मोडेम को जरूर जानते हैं। मोडेम होता है, मोडेम एक युक्ति होती है, एक यूनिट होती है, एक उपकरण होता है। अब कैसे काम करता है वो देखते हैं। देखिए, मोडेम एक सॉफ्टवेयर है जी, नहीं, ये गलत है। मोडेम वोल्टता को स्थायी करने में सहायता करता है जी, नहीं करता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मोडेम एक प्रचालन प्रणाली, एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं कहेंगे अब इसे, हम क्या कहेंगे, मोडेम अनुरूप संकेत को अंकीय संकेत को अनुरूप संकेत में बदलता है। जैसे इंग्लिश में अगर बात करूं, एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ये क्या करता है बच्चों, एनालॉग सिग्नल को किस में बदल रहा होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल रहा होता है। जैसे आपने बहुत सारे कंप्यूटरों में ये लगा देखा होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल रहा होता है। डिजिटल सिग्नल में क्या हो रहा होता है बच्चों, बदल रहा होता है। ये इसका काम होता है। आपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में बहुत सारी जगह ये देखा होगा। तो मोडेम का आपको यूज समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बच्चों। मोडेम का कार्य क्या होता है, पहली चीज। अब मोडेम कंप्यूटर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। अब कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। किन्हें कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा आप इनका, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। देखो, ये मोडेम एक ऐसी चीज़ है बच्चों, आज के जो, अगर मैं आपकी जनरेशन की अगर बात करता हूँ तो आज की जनरेशन में नॉर्मली चीज़ हमें पता रहती है। आज आप ये भी एनालिसिस करेंगे कि हम अगर दैनिक जीवन में थोड़ा सा अवेयर रहते हैं चीज़ों के प्रति तो कितने सही क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो आओ सेकंड चलते हैं। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ ही लेते हैं बच्चों, ये क्या पढ़ लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। आर्केशियन जो प्राचीनतम शैल समूह है। अब शैल समूह का क्या मतलब है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों से है। ठीक है, कैसे पहाड़ी क्षेत्रों से है, शैल का मतलब पहाड़ से है, शैल से है। माउंटेन्स जो बने हुए हैं उनके बारे में कहा गया है। और प्राचीनतम माउंटेन की जब बारी आती है तो कौन सा आ जाता है बच्चों, आर्केशियन आ जाता है। जैसे इसमें अब अदर नाम भी दे रखे हैं। अदर नाम क्या है बच्चों वो देखते हैं। ठीक है, अदर नाम क्या है बच्चों वो देखते हैं। आइए, अरावली, ठीक है, विंध्याचल और कडप्पा तंत्र। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। अरावली क्या है, देखो, अरावली के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है अरावली। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। ठीक है, इसको मैप के माध्यम से भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये भारत का मैप और अरावली अपने राजस्थान के इधर है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से बच्चों क्या है, एक है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। ठीक है, इसके अलावा, इसके प्राचीनतम लिखिए इसको सही से। इसके अलावा इसमें क्या चीजें होती है, तो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला होने के साथ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है बच्चों उसका, गुरु शिखर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और जो न्यूएस्ट अपन काउंट करते हैं, भारत की सबसे न्यूएस्ट जो पर्वतमाला है वो कौन सी है बच्चों, हिमालय। हिमालय पर्वतमाला जो है, हिमालय पर्वतमाला न्यूएस्ट यानी कि नवीनतम पर्वतमाला बच्चों। कैसी है, नवीनतम पर्वतमाला है। ये कई बार आपसे पूछा गया है, नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला है।
अब इसका ना एक और नाम बोलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, फोल्डेड माउंटेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वतमाला होती है। फोल्डेड जो माउंटेन होता है उसे क्या बोलते हैं, वलित पर्वतमाला बोलते हैं। वलित पर्वतमाला कहा जाता है, वलित पर्वतमाला कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या है बच्चों, हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये आप इससे परिचित होंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो आपका आंसर ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड याद रखनी है। और विंध्याचल पर्वत का जो मुख्य हिस्सा है वो कहाँ पे है बच्चों, मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत का मुख्य हिस्सा जो है वो, विंध्याचल पर्वत का मुख्य हिस्सा कहाँ पे है, तो विंध्याचल का मुख्य जो हिस्सा है वो एमपी में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अरावली की अगर बात करते तो अरावली हमने देखा राजस्थान में है। कहाँ पे है, मेनली राजस्थान में है। अगर दूसरा नाम आता है हिमालय पर्वत या हिमाचल जो जगह है, ये आता है बच्चों उत्तरी भारत में। ये कहाँ पे आता है, उत्तरी भारत में आता है। ये बात आप लोग यहाँ से सारी की सारी अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो जो सबसे प्राचीनतम जो जगह है आर्कियन तंत्र है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अष्टाध्यायी लिखने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, अष्टाध्यायी जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, उनका नाम क्या है, वो है पाणिनि बच्चों। क्या है, पाणिनि है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने का। पाणिनि ने क्या लिखा था बच्चों, तो ये जो लिखा है वो पाणिनि लिखा है, ये संस्कृत का जो ग्रामर है ये लिखा था। अब बात आती है आगे, जब हम चलते हैं, एक पतंजलि आपने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, पतंजलि। एक नाम सुना होगा आपने कालिदास, एक नाम सुना होगा बाणभट्ट। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पतंजलि का जो अभी अगर मैं अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूँ आपसे, तो जो पतंजलि जो जगह है वो हिमाचल में है बच्चों। कहाँ पे है, हिमाचल में है। हिमाचल में जाते समय उत्तराखंड के रुड़की के 10 किलोमीटर दूर तो पतंजलि हॉस्पिटल है, ठीक है। ये किससे संबंधित थे, तो ये जो संबंधित थे वो चिकित्सा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, तो संबंधित थे तो ये थे चिकित्सा से संबंधित। एक कालिदास कौन है, कालिदास लेखक हैं जिन्होंने क्या लिखा बच्चों, रघुवंशम लिखा। क्या लिखा बच्चों, रघुवंशम लिखा। रघुवंशम के बाद मेघदूतम लिखा। दो इनकी बहुत रचना फेमस हैं, मेघदूतम और रघुवंशम। दो क्या हैं, रघुवंशम। ये इनके बारे में सारी चीजें याद रखनी है। चीजें क्या रखनी है बच्चों, इनके बारे में सारी चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं बाणभट्ट की। बाणभट्ट क्या है, हर्ष के जो टाइम के क्या है, बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी। हर्ष की जो जीवनी लिखी थी उसी की रचना इन्होंने की थी। हर्ष के दरबार में थे कौन बच्चों, बाणभट्ट। इन्होंने ही कादम्बरी की रचना की थी, लेकिन इन्होंने कादम्बरी को पूरा नहीं लिखा था। आपसे पूछा जाएगा कि कादम्बरी की रचना किसने की, तो बाणभट्ट ने की। ये बात आप लोगों को सारी की सारी यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। हर्ष के दरबार में कादम्बरी लिखी। बाणभट्ट किसके दरबार में थे, हर्ष के दरबार में थे। ये बात इनके बारे में इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें याद रखनी है बच्चों। और हमारा आंसर क्या है, पाणिनि, ठीक है। आओ, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ। खिलाफत जो आंदोलन होता है क्या कारण होते हैं, देखो खिलाफत आंदोलन के बारे में छोटी सी बात करते हैं अपन। खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ होता है बच्चों 1919 से 1920 के बीच में होता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ होता है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। ये जो प्रारंभ होता है लखनऊ में प्रारंभ होता है बच्चों। कहाँ पे प्रारंभ होता है, लखनऊ में प्रारंभ होता है। और प्रारंभ होने के कारण क्या होते हैं, हम लोग जो 1919 में क्या होता है, 1919 के दौरान हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं, हम अंग्रेजों के अंडर में कार्य कर रहे होते हैं, उन्हीं का डोमिनेंस अपन सह रहे होते हैं। लेकिन एक घटना घटित होती है तुर्की में। एक तुर्की के जो खलीफा होते हैं, तुर्की के खलीफा जो होते हैं उनका डिसऑनर कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तुर्की के खलीफा का डिसऑनर कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके एवज में जो मुस्लिम समुदाय होता है, भारत का जो मुस्लिम समुदाय होता है, वो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर देता है अंग्रेजों के विरुद्ध। कौन सा समुदाय करता है, तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जिस व्यक्ति ने करता है वो कौन करते हैं बच्चों, मुस्लिम समुदाय करता है। मुस्लिम समुदाय करता है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा, क्योंकि यूनिटी थी, यूनिटी के कारण तुर्की के खलीफा का अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक तरीके से असम्मान कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों, असम्मान कर दिया था। और असम्मान ये लोग सहन नहीं पाते, क्योंकि इनको जो ये मुस्लिम जो लोग होते हैं ना, धर्मगुरु मानते हैं। किनको, खलीफा को क्या मानते हैं बच्चों, धर्मगुरु मानते हैं।
अब जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के धर्म से रिलेटेड या संप्रदाय से रिलेटेड करके कोई भी बात ऐसी असंवैधानिक या असभ्य बात बोलता है तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, सभी की भावनाओं को आहत होती हैं। सभी की भावनाएं कैसी होती है? आहत होती है। इस एवज में क्या होता है, मुस्लिम समुदाय के लोग इनको सपोर्ट करते हैं खलीफा को, और अंग्रेजों को क्या करते हैं? इनका असम्मान करते हैं। ठीक है, इनको बहिष्कार करते हैं, इनके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जाता है। किनके खिलाफ होता है? ये जो खिलाफ होता है अंग्रेजों के खिलाफ होता है बच्चों। किसके खिलाफ होता है? अंग्रेजों के खिलाफ होता है। किनके खिलाफ होता है? अंग्रेजों के खिलाफ होता है। अब अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन ये जो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में हुआ, लेकिन समाप्त भी कर दिया जाता है। ये आंदोलन जो समाप्त होता है 1920 में समाप्त होता है। ठीक है, 1922 में समाप्त होता है। कब समाप्त होता है बच्चों? 1922 में समाप्त होता है। और तुर्की के द्वारा खलीफा पद की समाप्ति 1924 में कर दी जाती है। खलीफा पद जो समाप्त कर दिया जाता है बच्चों, खलीफा पद समाप्त 1924 में कर दिया जाता है। कब समाप्त कर दिया जाता है? जो खलीफा पद जो होता है 1924 में बच्चों समाप्त कर दिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1919 में क्या हुआ था? ये खिलाफत आंदोलन लखनऊ में प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रारंभ किया था। किनके विरुद्ध किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध किया। तुर्की के खलीफा जो थे अंग्रेजों के तुर्की के खलीफा ने तुर्की के खलीफा का विरोध किसने किया था? अंग्रेजों ने किया, असम्मान कर दिया। तो ये समाप्त कब होता है? ये आंदोलन जो समाप्त होता है 1922 में होता है, और खलीफा पद की समाप्ति 1924 में हो जाती है। अब देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है वो ढंग से देखिएगा। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित रखना, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना। एक्चुअल में किस लिए होता? खलीफा की प्रभुता को संरक्षित रखना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? खलीफा का जब असम्मान कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उस एवज में ये क्या खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1919 में लखनऊ में किया जाता है। ये बात आप यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? देखो बच्चों, थोक कीमत, ठीक है, इंग्लिश में समझिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो हिस्सा रखता है वो कौन रखता है? चलो देखते हैं। पहले लिखा प्राइमरी गुड्स, फिर लिखा ईंधन और शक्ति का, और फिर देखा खाद्य पदार्थ। एक एक करके इनको समझते हैं। तो प्राइमरी गुड्स जो होती हैं बच्चों, एक तरीके का रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो। प्राइमरी गुड्स का मतलब होता है किसी भी माल को तैयार करने के लिए जो प्रारंभ में जो कच्चा माल यूज होता है। प्राइमरी गुड्स को मैं अभी रॉ मटेरियल बोल देता हूं, कच्चा माल। बच्चों क्या बोल रहा हूं अभी? इनको रॉ मटेरियल बोलता हूं। रॉ मटेरियल बोले तो ये सही उचित वर्ड नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा ये कच्चा माल। ठीक है, जैसे आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए रॉ मटेरियल जुटाना होगा। तो एक तरीके से प्राइमरी गुड्स वो है जो किसी कार्य का प्रारंभ करने से पहले यूज की जाती हैं। कोई भी, जैसे मैं अभी क्लास को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो प्राइमरी चीजें मेरे ये मार्कर है, ठीक है, ये कंटेंट है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, लाइटिंग है, तो ये सारे प्राइमरी हैं। और प्राइमरी के बाद जो आउटपुट निकलेगा, जो प्रोडक्शन होने के बाद आउटपुट निकलेगा, मेन तो प्रोडक्शन ही है। और ये सारी चीजें प्रोडक्शन का ही पार्ट होती हैं। ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है? प्रोडक्शन का पार्ट होती है। तो प्राइमरी गुड्स हुआ। अब प्राइमरी गुड्स के बाद इसमें क्या ऑप्शन में दे रखा है? ईंधन और शक्ति, फ्यूल भी लगेगा भैया, फ्यूल एंड पावर भी लगेंगे। फ्यूल एंड क्या लगेंगे बच्चों? पावर लगेंगे। जैसे कि लाइट में मेरी एनर्जी, मेरा फ्यूल, मैंने खाना खाया तो मेरी एनर्जी लगी रही है, पावर मेरी लगी ही रही है। इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने में लाइटिंग, बहुत सारी टीम काम कर रही है, तो वो सारी शक्ति और फ्यूल का यूज हो रहा है। ठीक है, अब एक और क्या दे रखा है? खाद्य मद। ठीक है, अब फूड भी लगेगा भाई, जो लोग एनर्जी काम कर रहे हैं फूड भी लगेगा। लेकिन फाइनल इन सबकी डेस्टिनेशन क्या है? इन सबकी जो डेस्टिनेशन है वो है प्रोडक्शन। इन सबकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है बच्चों? प्रोडक्शन है। तो हम विनिर्मित बोलते हैं इन चीज़ों को। तो इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या हो जाएगी बच्चों? प्रोडक्शन हो जाएगी। तो प्राइमरी गुड्स लगा, फ्यूल एंड पावर लगा, फूड लगा, और फूड लगा तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एनर्जी लगाई जा रही है वो किस में लगाई जा रही है? प्रोडक्शन में लगाई जा रही है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे है? प्रोडक्शन। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार होता है? तो सबसे अधिकतम जो भार होता है वो जो विनिर्मित उत्पाद का होता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर जो होगा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो होगा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो होगा उसकी कहानी सारी की सारी होगी बच्चों। आंसर हमारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आंसर इसका क्या है? सी है।
आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या करना है बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। उत्पादन संभावना वक्र का ऊपर की ओर विवर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये अपन को करना है बच्चों, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि ये क्या दर्शा रहा है और क्या नहीं दर्शा रहा है। चलो आओ चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है बच्चों, जैसे पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो हमारा जो देश है ना बच्चों, विकासशील देश है। एक हमारा देश जो है वो विकासशील देश है। हमारे देश में क्या है, संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक हैं। तो इसी चीज को हम देखेंगे बच्चों। हमारे देश की कंडीशन क्या है, हमारे देश में जो संसाधन जो हैं, संसाधन कैसे हैं बच्चों, सीमित हैं। संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं। लेकिन संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन दूसरी चीज क्या आ जाती है यहाँ पे, जो आवश्यकता है, क्या है बच्चों, आवश्यकताएं क्या है बच्चों, असीमित हैं। जब ये कंडीशन आती है और प्रोडक्शन पीपीसी जो बता रहा है, मैं शॉर्ट नाम बोल देता हूं, पीपीसी जो बताता है वो बताता है अधिकतम प्रोडक्शन लिमिट। ये क्या बता रहा होता है, अधिकतम प्रोडक्शन लिमिट, अधिकतम प्रोडक्शन लिमिट, यानी कि सीमा जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो कर्व बनता है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसका जो कर्व बन रहा होता है बच्चों ऐसे मैक्सिमम पावर की तरह बन रहा होता है, ऐसे करके, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये जो कर्व है ये मैक्सिमम है। ये क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम है। यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या लागू हो जाता है, संसाधन तो हमारे पास सीमित है लेकिन आवश्यकता असीमित है। मैक्सिमम सीमा वह होती है जहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये क्या होती है, मैक्सिमम सीमा होती है जहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, या दोबारा आप क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने क्या समझाने की आपको कोशिश की। उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर विवर्तन कर रहा होता है। तो ऊपर की ओर जब विवर्तन कर रहा होता है, जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना बच्चों, हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। ये यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं बच्चों, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है बच्चों। जितना ये डाउन में जाएगा उतना हमें हानि होगी, और जितना अप जाता जाएगा क्या होगा, हमें अच्छा ही होगी। हमारे देश के लिए क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर होता जाता है हम ये सोचते हैं कि भैया देखिए हमारे देश में संसाधनों की जो कमी थी वो कमी को थोड़ा भरपाई हो रही है और हमारे लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। तो ये संभावना जो वक्र होता है ये हमें बताता है, ठीक है। हमें क्या बताता है, ये एक लिमिट, हमारे को एक लिमिट बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि ये लिमिट है, आप इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे मेरी अगर मैं ये बताता हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे हम क्लास ले सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोई व्यक्ति क्लास ले रहा है, ठीक है, तो वो शाम तक इतना थक जाएगा कि भैया उसकी वो लिमिट है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। तो वही लिमिट हमें कौन बता रहा होता है, ये वक्र बता रहा होता है, ये लिमिट बता रहा होता है। लेकिन इसी लिमिट में क्या कर रहे हैं, हम टाइम को बांटकर और इसकी रिकॉर्डिंग या क्लास बढ़ाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि भैया हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही होती है बच्चों, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होगा। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, पहली बात तो यही आता है, गिफिन वस्तुएं मांग वक्र ऊपर और बढ़ता है, ये तो बात ध्यान रखिएगा। और निम्न स्तरीय वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, चावल गेहूं रोटी हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं बच्चों। क्या होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। आओ पहले बात करते हैं गिफिन। गिफिन है निम्न स्तरीय वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं, ठीक है। इन पे ना डिमांड का सप्लाई का कोई रूल ही लागू नहीं होता है। क्यों, मैं बताता हूं। निम्न स्तरीय वस्तुओं में कौन सी, जो हमारी आवश्यक वस्तु, इनको मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूं, जो आवश्यक। जैसे अगर इवन अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं, आप ऐसे भी समझ सकते हो उनको, ठीक है। अगर आप बताइए आपको भूख लग रही है, तो आपका कोई वहाँ पे पेमेंट मेथड, आपके पास जेब में कितने पैसे, वो मैटर नहीं करता, वो भूख मैटर करती है कि आपको खाना खाना है। अगर वो खाना सपोज कीजिए कि महंगा मिले या सस्ता मिले, वो मैटर नहीं करेगा। मैं एक बात स्टार्टिंग में बोली थी, गिफिन वस्तुओं पर डिमांड और सप्लाई का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। डिमांड और सप्लाई क्या करती है, हमारे मार्केट यानी माइक्रो इकोनॉमिक को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो मैं आपको बता दूँ कि गिफिन निम्न स्तरीय जो वस्तुएं होती हैं,
उन पर डिमांड एंड सप्लाई का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। डिमांड एंड सप्लाई का कोई इंपैक्ट नहीं होता है बच्चों, कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है, यही डिमांड और सप्लाई क्या कर रही होती हैं, एक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसे कंट्रोल कर रही होती हैं बच्चों। डिमांड, ये कौन कंट्रोल, ये गिवन वस्तुएं कंट्रोल नहीं कर रही है, मैं डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं। डिमांड और सप्लाई को माइक्रो इकोनॉमिक को कंट्रोल कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि निम्न स्तरीय वस्तु का कोई प्राइस बढ़ रहा है सपोज करो या घट रहा है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने एक बात बोल दी, डिमांड ने सप्लाई का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप चावल खरीद के लेके आ रहे हैं तो महंगा या सस्ता मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्या है, आपको अपना मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो अब इस पॉइंट से अपने ऑप्शन देखते हैं। आइए, गिवन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होगा, क्षैतिज होगा, लंबवत होगा। ठीक है, दाईं ओर नीचे ओर गिरता है, दाईं ओर ऊपर बढ़ता हुआ। ठीक है, दाईं ओर ऊपर बढ़ता हुआ होगा बच्चों, ये क्या होगा, दाईं ओर ऊपर बढ़ता हुआ होगा। क्योंकि कैसे होगा उसके में देखो, मांग वक्र क्या होगा, सुनो। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मांग भी तो बढ़ती जा रही है, तो मांग बढ़ रही है तो रोटी, खाने, मकान और कपड़े की आवश्यकताएं भी हमारी बढ़ती जा रही है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं तो दाईं ओर ऊपर भी ये बढ़ता चला जाता है। कैसे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ऐसे होता है बच्चों, और ये हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ चला जाता है। और हमारे देश में क्या होता है, डिमांड का रूल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। डिमांड क्या होती है बच्चों, डिमांड के रूल में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस डाउन होती है, जैसे प्राइस डाउन होती है तो डिमांड क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्राइस डाउन होती है वैसे वैसे डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे मैं अपने देश की बात कर दूं, सस्ती चीज़ें जल्दी सेल हो जाती है, तो उसी तरीके से दाईं और ऊपर की ओर ये बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, दाईं और ऊपर की ओर ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं है? अब बात ये आती है कि सर मनी सप्लाई क्या है। अब बात क्या आती है कि मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई कैसे चीज डील करता है वो देखते आओ। तो मनी सप्लाई क्या होती है वो देख लेते एक बार। अब अपन इधर आओ। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या है बच्चों, देखो इसे स्टॉक सप्लाई भी बोलते हैं अपन, स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक सप्लाई बोला है मैंने, मनी सप्लाई, सॉरी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक फाइनेंशियल ईयर में, एक समय के दौरान, एक निश्चित समय आपने 1 मंथ लिया, 2 मंथ लिया और 1 ईयर लिया। तो मैं यहाँ पे एक समय लेके चल रहा हूँ 1 ईयर में। एक समय क्या लिया बच्चों मैंने, 1 ईयर में हमने टोटल किया, किसका टोटल किया, कैश प्लस लिक्विडिटी का, कैश प्लस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है तरल से। हमारे पास 1 साल के अंदर कैश और लिक्विडिटी यानी कि तरल का कितना सम है, सम से मतलब है टोटल कितने, सपोज कीजिए आपके कि टोटल कितने रुपए आए हैं 1 साल के अंदर, आपके पास कितने कैश में रुपए आए हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, मनी सप्लाई बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, मनी सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, अब मनी सप्लाई क्या समझ में आया ना, कि हमारे पास कमर्शियल चीज़ों से भी आ सकता है, बिजनेस से भी आ सकता है, और बहुत सारे इनकम के सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी को इंश्योरेंस से आ सकता है, तो बहुत सारे माध्यम होते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, अब इनमें से बताना है कि मनी सप्लाई का पार्ट कौन सा नहीं है। आई थिंक नहीं पूछा गया है, हाँ तो ये पूछा गया है कि मनी सप्लाई का कौन सा पार्ट इसमें नहीं है। चलो देखते हैं। जनता के पास रखी हुई करेंसी, ये तो पड़े कैश हमारे पास रखा है, तो मैं उसका पार्ट है या नहीं है। हमारे देखो करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, अब हमने अपने पैसा होल्ड कर रखा है तो हमारी मनी सप्लाई हुई या नहीं हुई, यही तो मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे पास जो कैश रखा हुआ है वो मनी सप्लाई का ही पार्ट है। तो पहला तो है। दूसरा देखते हैं, व्यापारिक बैंकों के पास रखी हुई जनता की मांग, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा करा रखा है तो मेरा पैसा जो है मेरा मनी सप्लाई हो गया, तो ये भी सही है। व्यापारिक बैंकों के पास रखी हुई जनता, अरे कमर्शियल बैंकों के पास जो रखी हुई वो भी तो जनता का पैसा है, वो भी मेरा पैसा है। मैंने कहा क्या कहा, पूरी साल भर के अंदर लिक्विडिटी आई या कैश आया, तो कैश भी है लिक्विडिटी भी हो रहा है। अब ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। सरकार एवं बैंकों के पास रखा हुआ मुद्रा स्टॉक, अब सरकारों का पैसा किसका रखा है ये अपने को थोड़ी ना पता भी, हमारा पैसा या जनता का है या किसी कंपनी का, फैक्ट्री का, या खुद सरकार का पैसा रखा हुआ है, तो ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होती है। मनी सप्लाई में एक इंसान का पैसा उसके पास है, उसके बैंक में कितना रखा है, उसे मनी सप्लाई बोला जाता है। तो ऐसे करके हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्लियर हुआ। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कथन सही है। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है बच्चों, यहां पे बहुत सारे तो सेलर और वायर होते हैं, इसको समझते हैं पहले तब आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेलर एंड वायर होते हैं,
खरीदार भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बहुत होते हैं। जैसे मैं गया सब्जी की मंडी में, आप सीधा सिंपल सा समझिए, सब्जी मंडी में गए अपन, सब्जी मंडी में बोला 2 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू, 50 रुपये किलो आलू, 50 के 2.5 किलो आलू। तो ऐसे करके एक बंदा क्या हो लगातार चीज़ें बोल रहा होता है। वहाँ पर सेम क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत सॉरी सेम क्या बहुत सारे होते हैं, प्राइस भी तो सेम होती है। सब्जी मंडी में गए, प्राइस भी तो सेम होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और उनको सब्जी वाले को नॉलेज भी पूरी है, भैया मैं खरीद के कितना लाया हूँ और ये कितना बेच रहे हैं। उस मार्केट में यूनिटी भी होती है, बाई चांस 1-2 रुपये कोई सस्ता दे भी देता है तो उस पर बोलते हैं भैया तू ऐसे मत कर भाई, हम क्या खाएंगे। सब्जी मंडी एक सबसे एक बेस्ट आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ले सकते हो। ठीक है, अभी एक किसके इंडस्ट्री को ले सकते हो, एग्रीकल्चर को ले सकते हो। एग्रीकल्चर को हम देखते हैं, इसमें एक किसान को नॉलेज होती है नहीं होती। वायर और सेलर यहाँ पे बहुत होते हैं नहीं होते, वायर एंड सेलर भी बहुत होते हैं बच्चों। ठीक है, नॉलेज भी होती है और क्या होती है, समानता भी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है ज़्यादातर जो सेलर और वायर उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, उनमें थोड़ी बहुत ही अंतर है, माइनर अंतर है, बाकी उनमें सब कुछ सेम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आ जाइए। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुलता, बिल्कुल सही बात है भैया। लार्ज नंबर्स एंड वायर एंड सेलर होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ समरूपी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, फर्म कीमत निर्धारक होती है, ये भाई जमीनी बात। पूर्ण जानकारी होती है, नॉलेज अपन बात की है ना अपन, परफेक्ट नॉलेज भी होती है। होमोजेनियस समान प्रोडक्ट होते, सब्जी मंडी में गए थे समान सब्जी बेच रहे थे, ठीक है, वहाँ पे सेलर भी बहुत सारे थे, जानकारी भी सभी को थी, लेकिन फर्म की कीमत निर्धारक नहीं थे वो लोग। वो जैसे परचेज कर रहे हैं उस हिसाब से निर्धारक होते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं, प्राइस को निर्धारण नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती है। उसमें क्या होता है, ये फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। भारत में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक बार कितनी अवधि में किया जाता है? वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के मैं बारे में बता दूं, फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है बच्चों। कैसा है, संवैधानिक निकाय है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संबंधों को बताता है। ठीक है, फर्स्ट वित्त आयोग जो स्थापना होती है इसकी 22 नवंबर 1951 में होती है। कब होती है, 22 नवंबर 1951 में होती है। ये बात, इसके बारे में आप ध्यान रखिए। वित्त आयोग, अब वित्त आयोग की क्या कहानी होती है वो समझते हैं। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हो गई थी, 1951 में। ये क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बनाने का काम करता है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य क्या करता है, ये सामंजस्य बनाने का काम करता है बच्चों। अब दूसरी बात आती है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है बच्चों, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक क्या है, ये निकाय है। अब इसकी ना जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी, वित्त आयोग के गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति, देश के प्रेसिडेंट करते हैं। और कितने सालों में करते हैं, 5 ईयर में करते हैं बच्चों। कौन करते, वो कब कितने ईयरों में करते हैं, 5 ईयर्स में इसकी नियुक्ति करते हैं या बनाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटी सी बात तो इसमें ध्यान रख लेना, वित्त आयोग, आंसर मिल गया ना, 5 ईयर्स। ये रहा, वित्त आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में बच्चों। कहां पे है, न्यू दिल्ली में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय कैसी होती है? अब एक बात अभी बात किए थे, निम्न स्तरीय, ठीक, इंफीरियर जो गुड्स होती हैं, निम्न स्तरीय जो वस्तुएं होती हैं, उनके लिए मांग कैसी होती है? जैसे आप कोई भी एक फ़ोन लेके आए, मैं एक फ़ोन का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक फ़ोन लेके आ गए, ठीक है, एक लोकल कंपनी का लाओ, एक ब्रांडेड कंपनी का लाओ। जैसे कोई आईफोन खरीद रहा है और कोई एक बहुत सस्ता टेक्नो टाइप फ़ोन या चाइनीज़ फ़ोन कोई खरीद रहा है। चाइनीज़ फ़ोन जब हम खरीद रहे होते हैं तो बारे में आपको बताता हूँ, चाइनीज़ फ़ोनों का मार्केट कैसा होता है, डिमांड कैसी होती है, हमेशा ऐसे रहती है, पहले यार खरीद लो। लेकिन एक आईफोन की जो डिमांड जो होती है वो हाई लेवल पे होती है,
और जो चाइनीज़ फ़ोन की जो डिमांड जो होती है वो डाउन होती है, नेगेटिव मैं बोल सकता हूँ उसको। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की जो डिमांड होती है हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया चाइनीज़ फ़ोन और आईफोन का। एक आईफोन की जो ब्रांड वैल्यू है वो अलग है, उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है। लेकिन चाइनीज़ फ़ोन जो होते हैं, बहुत सारे चाइनीज़ फ़ोन मार्केट में जो चल रहे हैं, उनकी हमेशा डिमांड कैसी होती है? निम्न स्तरीय पर रहती है, यानी कि नेगेटिव रहती है। तो इसमें देखते हैं 1 से कम, ठीक है 1 से कम मान सकते हैं, 1 के बराबर नहीं भाई, 1 के बराबर तो नहीं होती, 0 से भी कम, ठीक है, और 1 से अधिक। 0 से कम क्या आता है? माइनस, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको ऋणात्मक होती है। 0 से कम क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा हमारा, ठीक है, लेस देन 0। बात समझ में आई कि नहीं है? जो इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, अगर आप उन्हें ढंग से सीख रहे हैं, ठीक है, उनके जो डाटा बेस है, जो उसकी शब्दावली में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ उसको, लेकिन मैं आपको परफेक्ट चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं अपन। आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण था? यंग बंगाल आंदोलन बच्चों, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, ठीक है। इसके जो डेरोजियो साहब थे, एक हेनरी विवियन डेरोजियो, एक प्रोफेसर हुआ करते थे हिंदू कॉलेज के, 1820 और 30। हेनरी डेरोजियो 1820 से लेके 1829 के मध्य ये रहता है। ये प्रोफेसर हुआ करते थे। ये कौन थे बच्चों? प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज के। ठीक है, ये जो मैंने नाम पढ़ा है यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के एक संस्थापक हैं, या इनको श्रेय दिया जाता है इसको प्रारंभ करने में, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन। अब इसको मैं बताता हूं क्या है। हेनरी डेरोजियो, ये जो प्रोफेसर होते हैं, ये कट्टरपंथी लोगों या कट्टरपंथी भावना को ये भड़काते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये अपने धर्म के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। ये क्या करते हैं डेरोजियो साहब? हिंदू धर्म के प्रति, ठीक है, एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति क्या करते हैं? ये लोगों को जागरूक कर रहे होते हैं, अपने कल्चर को अवेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कट्टरपंथी ने आ जाता है इनके अंदर, क्या आ जाता है? कट्टरपंथीपन आ जाता है। लेकिन इसके साथ में दूसरा काम ये कर रहे थे, ये पुनर्विवाह पे भी काम कर रहे थे। पुनर्विवाह, जो विधवा विवाह होता है, विधवा होने के बाद पुनर्विवाह करना, ठीक है, बाल विवाह करना, इन सब पे भी रोक लगा रहे थे। लेकिन मेन क्या था? हिंदू समाज के अंदर चीज़ों को संवारना, उनको जागरूक करना, उनके बारे में बताना, जैसे मैंने अभी नाम लिया पुनर्विवाह करना, ठीक है, बाल विवाह पर रोकथाम करना। तो ऐसे करके बहुत सारे, जैसे सती प्रथा के बारे में बताना, जागरूक करना उनके बारे में। तो ये सारे कार्यक्रम चला रहे थे हेनरी डेरोजियो साहब। लेकिन मेन जो इससे हमारा भारतीय समाज जो होता है वो इससे कट जाता है। मेन ज़्यादातर आप पढ़े लिखे लोग बोल सकते हो, जो मेन समाज था ना, कुछ लोगों को तो इन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया। जैसे आज के टाइम की भी मैं बात करता हूँ, एक हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। एक समाज एक किसी को सपोर्ट कर देता है, किसी को नहीं करता। इस वजह से कोई भी गवर्नमेंट प्लान लेके आती है या हम अपने और पास चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनमें भी बदलाव लाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होता है। लेकिन हम एकजुट के होकर काम नहीं कर पाते। जैसे सती प्रथा का विरोध करना था, कुछ लोग तो सपोर्ट में थे, कुछ इनका मतलब बहिष्कार कर रहे थे। जैसे बाल विवाह, कई तो सपोर्ट में थे, ठीक है, और कई इनका क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। इस वजह से क्या होता है कि एक मुख्य समाज जो था, मुख्य वर्ग जो था, इनसे जुड़ नहीं पाता है। इन्होंने जो मेन टारगेट किया, हेनरी डेरोजियो ने क्या किया था? इन्हें कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, कॉलेज के जो यंग बच्चे थे, कॉलेज के विद्यार्थी, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे उस समय पे। कॉलेज के जो विद्यार्थी थे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस होने के कारण क्या करते हैं? इन सभी कार्यों को चला पाते हैं, और 1820 से लेकर 29 तक ये कार्य चलता भी रहता है। लेकिन ये एक बहुत कारण थे इनमें समाप्त होने के। मेन कारण था मुख्य समाज, ये जो शिक्षित समाज था वो इनसे नहीं जुड़ पाया था। तो आप देखते हैं ऑप्शन को, निम्नलिखित में कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण था? इसने शिक्षित लोगों को प्रभावित नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। इसका आर्थिक कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हो पाया, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। लोकप्रिय तो हुआ था लेकिन आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था इसका। ये कहीं अधिक उग्र था, उग्र तो नहीं था, ठीक है, दोनों मॉडरेट कह सकते हो आप इसे। इसमें अच्छे नेता नहीं थे, ऐसा है, बहुत अच्छे नेता थे भैया। तो मेन जो कारण रहा था वो रहा था, इसने शिक्षित लोगों को प्रभावित नहीं किया था। इट्स डिड नॉट अपील टू एजुकेटेड पीपल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये बात समझ में आई कि नहीं है, आप बताओ, ठीक है बॉस। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग नहीं था? शेरशाह,
इसका टाइम पीरियड जो रहता है 1540 से लेकर 1556। अब नाम तो सुना ही होगा एक हुमायूं, ठीक है। हुमायूं से पहले नाम सुना होगा आपने बाबर, और ये कौन लोग थे? मुगल थे, ठीक है। अब आपको थोड़ा कनेक्ट आप यहाँ से कर पाओगे। और 1556 में क्या होता है, एक व्यक्ति आता है जिसका जन्म हुआ था 1542 में, और 1556 में वो आता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद, और बाद में इसका नाम होता है अकबर। तो अब कुछ यादें आ रही होंगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस बहुत सारा करने वाले हैं। आओ पहले शेरशाह के बारे में याद देखते हैं। शेरशाह के सैन्य सुधार किए गए थे, इसमें कौन सा अंग था जो शामिल नहीं किया गया था? केंद्र में विशाल सेना रखना। हाँ भाई, इसका ही काम था भाई, चलो हम सैन्य में क्या रखेंगे, केंद्र में एक विशाल सेना रखेंगे। द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत, ये नहीं था भैया। सैनिकों की नगद भुगतान इसी ने प्रारंभ किया। घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत इसी ने की, ठीक है। इसने जो काम नहीं किया था, द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत इसने नहीं की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना बच्चों। ये अफगान राजा होता है जो 1540 से लेकर 56 तक राजा बना रहता है। ये कैसा राजा था भैया, कहाँ का था? ये अफगानी था बच्चों, ठीक है। अफगान में एक ट्राइब निवास करती है, पुश्तो, उससे ये संबंध रखता है, आज भी है, ठीक है। अफगान से आता है। इसका बचपन का जो नाम था ना वो था फरीद। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के जो बचपन का नाम था बच्चों फरीद था, ठीक है। इसको क्या करती है, इसकी ये सौतेली माँ के पास रहता है, वहाँ से निकल के आ जाता है, और उसके बाद ये अपना चेहरा सामने रखता है और अपना फ्लैग लेके चलता है। जैसे कि अपने पैरों पे, जैसे आज के टाइम पे बच्चों को बोला जाता है, बच्चे आप अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़े हो जाइए, तो उनमें से एक बच्चा होता है जो अपने घर परिवार को छोड़कर अपना साम्राज्य बनाता है, ठीक है। और इसमें आंसर याद रखना है अपन को बी। शेरशाह सूरी के बारे में और थोड़ा सा और जानते हैं, यानी कि कब कैसे कहानी होती है। 1542 से अपन स्टार्ट करेंगे। 1542 में अकबर का जन्म होता है बच्चों। मुगलिया सल्तनत का जो मुख्य शासक कहा जाता है यही है, लेकिन स्थापना कौन करता है? बाबर। और बाबर के बाद कौन आता है बच्चों? हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र होता है अकबर। बाबर और हुमायूं का पुत्र कौन होता है? अकबर, ठीक है। अकबर का जन्म होता है 1542 में, और ये जो राजा जो बनता है, राज्य अभिषेक जो किया जाता है वो 1556 में किया जाता है। इसका जो संरक्षक होता है बहरम खां होता है। संरक्षक कौन होता है बच्चों? बहरम खां होता है। महामंगा भी होती है, लेकिन बहरम खां। इसका संरक्षक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां आता है। और शाहजहां के बाद मेन जो लीडर रहता है वो औरंगजेब ही रहता है। इसके बाद मुगलिया सल्तनत का एक क्या हो जाता है बच्चों? पतन होता चला जाता है। अब जैसे मैं बाबर की बात करता हूं, ठीक है। बाबर ने इस वंश की क्या स्थापना की थी? वंश की स्थापना। हुमायूं का जो जीवन होता है, हुमायूं का जीवन क्या होता है? पूरे जिंदगी भर ये घूमता हुआ निकल जाता है इसका, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ करता है, हारता है, फिर भग जाता है, ठीक है। अकबर इसका वास्तविक था जिन्होंने राज्य का प्रारंभ किया वास्तविक तरीके से, ठीक है। इसके नवरत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स इसको बोलते हैं हम लोग, नवरत्न हुआ करते थे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी, ठीक है। और अकबर का जो मुख्य जो असफल, वैसे आगरा राजधानी थी, लेकिन असफल राजधानी आगरा थी राजधानी। और असफल राजधानियों में जो नाम आता है, असफल राजधानी कौन सी थी? तो असफल राजधानियों में जो नाम आता है वो कौन किसका आता है? तो वो आता है फतेहपुर सीकरी का। जिस फतेहपुर सीकरी को गुजरात विजय के बाद बसाया था। फतेहपुर सीकरी को गुजरात विजय के बाद इसने बसाया था। गुजरात विजय के बाद बसाया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है कि उसने ताजमहल, ठीक है, जामा मस्जिद, बहुत सारे इसने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में अपना योगदान किया था। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है मुगलिया सल्तनत के बारे में बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप 3 नए शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे बच्चों। अब कौन कौन से वो 3 शब्द थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। अब कौन कौन से शब्द होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे इसकी कहानी होती है, कैसे नहीं होती है, आपको पता रहे कि इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। 1976 में जो होता है 42वें संविधान संशोधन होता है और प्रस्तावना में पहला और आखिरी अभी तक का क्या होता है, ये चेंज होता है बच्चों। पहला और आखिरी अब तक का सबसे बड़ा चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है उसके बारे में अपन लोग देखते हैं। आइए, मैंने कहा 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में होता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े जाते हैं बच्चों। यह क्या किया जाता है, शब्द जोड़े जाते हैं और प्रस्तावना में पहला अभी तक का बदलाव था। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, अब आपको बताऊंगा कि 42 में जो संविधान संशोधन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा बच्चों, एक बार नहीं देखा होगा, बहुत बार देखा होगा 42वें संशोधन के बारे में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे 42वां संविधान संशोधन से लेके बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। क्यों है कि ये पहली बात तो ये कि प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव हुआ था, बदलाव हुआ था। और ये पहला और आखिरी है अब तक का, पहला ही बदलाव है। कब होता है, पहला बदलाव था, पहला बदलाव था, कब होता है, 1976 में होता है। ठीक है, कब होता है भैया, 1976 में होता है। ये इसमें जरूरी था। इसमें कौन से शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सारे के सारे वर्ड इसमें क्या कहे जाते हैं भैया, जोड़े जाते हैं। इसलिए 42वें संशोधन से बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार नहीं आया, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब जब संविधान की बारी आती है तो संविधान बन के जो रेडी हो, वो घोषणा जो बन के जो अडॉप्ट जो किया जाता है 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, ये अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन ये बन जो जाता है बच्चों, अपनाया जो जाता है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया जाता है। ये क्या होता है, अपनाया जाता है। कौन अपनाया जाता है, संविधान अपनाया जाता है। ठीक है, अपनाया गया था संविधान, अपनाया गया था संविधान। ये बात ये यहाँ से याद रखनी है बच्चों। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों ए। संविधान तय अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का है बच्चों। ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या है, जैसे पहली बात तो मैं बताऊं कि अध्यादेश क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है बच्चों। आप लोग ये खुद डिसाइड करना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि ये क्या हो सकता है। रीजन जैसे कि कृत्य हो सकता है, निर्देश हो सकता है, अधिकार हो सकता है, शक्ति। मैं आपको सिनेरियो बना रहा हूँ, आपको आंसर खुद को देना है। रीजन क्या है उसके पीछे कि ये चीज़ आपको क्या है, ईजी वे में समझ में आएगी। कैसे, देखो अध्यादेश, अध्यादेश तब जारी किया जाता है दोनों सदनों में से एक सदन ही जब नहीं हो। दोनों सदनों में से एक सदन नहीं है, सपोज करो दोनों सदनों में से एक सदन नहीं है, एक सदन नहीं है, तो ये किया जा सकता है। कोई इमरजेंसी आ गई तभी भी किया जा सकता है। ठीक है, ये जो अध्यादेश प्रभावी रहता है या तो 6 माह तक रहता है बच्चों, प्रभावी 6 माह तक प्रभावी रहता है, प्रभावी रहता है, और 6 सप्ताह तक रह सकता है। इन दोनों में से कंडीशन देखनी होती है। 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। अब एक बात बताओ, दोनों में से एक सदन नहीं आ रहा तो राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, दोनों सदनों में से एक जो सदन है वो आ ही नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति का ये क्या होगा, फंक्शन होगा, कृत्य होगा, ठीक है, या अधिकार होगा या शक्ति होगी। ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है बच्चों, ये क्या करना है खुद का। क्योंकि मैंने आपको कहा था, अगर आप स्टार्टिंग में लाइन कुछ बोली थी, अगर आप अपने जीवन में, ठीक है, दैनिक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर निकल जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन अब आना प्रारंभ हो गए। जैसे पहला क्वेश्चन आया था मोडेम, और फिर एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये आपको अब बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइए। आर्कियोपैरेटिक्स के बारे में क्या है, ये क्या होता है, आर्कियोपैरेटिक्स
पैरेटिक्स क्या होता है, किसके बारे में हमें बताता है। ये जो बच्चों एक वर्ड है, ये जो बता रहा होता है सरीसृप और स्तनपायी नहीं, इसके बारे में नहीं बता रहा होता, ठीक है। सीनोजोइक काल नहीं, ठीक है। उड़ने वाले डायनासोर नहीं। सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने की एक कड़ी होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कियोपैटेरिक्स बोलते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं, डी। अब आ जाओ, भारत में तेल शोधक कारखानों का निम्नलिखित में से कौन एक अनुक्रम स्थापना काल के संदर्भ में सही है। ये बताना है सबसे पहले किसकी स्थापना होती है, किसके बाद में होती है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। अब इसी चीज़ में आगे चलते हैं, आ जाइए बच्चों, ठीक है। आओ, बरूनी की स्थापना 1965 में होती है। कब होती है बच्चों, 1965 में होती है। बरूनी की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। हल्दिया की स्थापना होती है 1975 में होती है। गुवाहाटी की स्थापना होती है 1962 में। तो ये क्रम तो हमारा हट गया, ठीक है। अब बरूनी, ठीक है, ये तो वैसे ही हट गया 1965, तो गुवाहाटी आना था, ये हट गया। गुवाहाटी सही है 1962, ठीक है। हल्दिया 1975, फिर 65 लास्ट में रख दिया, ये भी हट गया। तो अब मैं बता दूं, गुवाहाटी असम 1962 में स्थापना होती है इसकी, असम के अंदर। कब होती है, असम के अंदर गुवाहाटी की। बरूनी की बिहार में स्थापना होती है 1965 में स्थापना होती है। हल्दिया की स्थापना 1975 में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। और मथुरा ये होती है बच्चों 1982 में यूपी के अंदर। तो ये डेट अपन को अरेंज करनी थी। जैसे मैंने कहा गुवाहाटी, और मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ, गुवाहाटी की जो स्थापना होती है मैंने लिखा 1962 में होती है। दूसरा मैंने लिखा बरूनी की जो स्थापना होती है बच्चों वो कब होती है, 1975 में होती है बच्चों, 1975 में होती है। 1965 में होती है, मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिए। 1975 में तो हल्दिया की होती है बच्चों। इसकी क्या स्थापना होती है, हल्दिया की जो स्थापना होती है 1975 में होती है। और 1982 के अंदर किसकी होती है बच्चों, मथुरा। इन रिफाइनरी की स्थापना होती है। 4 रिफाइनरी को ऐसे अरेंज करना था, तो आंसर हो गया डी। एक आपने सुना होगा, एशिया की सबसे पहला तेल शोधक कारखाना क्या था, तेल शोधक कारखाना डिगबोई में था। तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम, सबसे पुराना डिगबोई असम में, एशिया का। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, रिलायंस की, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, और जामनगर में कौन उसे चला रहा है, रिलायंस, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आंसर हो गया हमारा डी। आइए, निम्नलिखित परिपथ अवयवों में से कौन सा एक सक्रिय घटक है, प्रतिरोधक, प्रेरक, ट्रांजिस्टर या संधारित्र। ट्रांजिस्टर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा बच्चों। सक्रिय जो घटक है वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है। पहली बात तो आती है ज्वारें क्या होती हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा समुद्र में, आपने क्या देखा होगा, समुद्रों में। समुद्र में क्या होता है, जब हलचल होती है तो पानी की जो लहरें होती हैं कभी ऊंची जाती हैं, और पानी की लहरें क्या होती है, सडनली नीचे आ जाती हैं। पानी की लहरें क्या होती है, एकदम से ऊपर जाती हैं, और पानी की लहरें क्या आती हैं, नीचे आती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम ज्वार। समुद्र में पानी की लहरें ऊपर जाती हैं और नीचे जाती हैं। सडनली जो होता है, ये घटना जो हो रही होती है कैसी हो रही होती है, सडनली घटना ये हो रही होती है। इन्हीं को बोलते हैं ज्वार। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ज्वार। अब दूसरी बात आती है किन कारणों से होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूँ। एक तरफ मैंने सन बना दिया, एक तरफ बना दी मैंने पृथ्वी, और एक तरफ मैंने बना दिया भैया मून। तभी एक ही सीध में हो गए। ये क्या हो गए, एक ही सीध में हो गए, ठीक है। एक तरफ तो कौन है, सन है, सन। एक कौन है बच्चों, अर्थ है, और दूसरा कौन है, मून है। तीनों क्या हो गए, एक ही सीध में हो गए। ये घटना घटित हो जाती है, ठीक है। इस यहाँ पर क्या होता है, अब देखो दूसरी बात, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी ऐसे ही होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जब तीनों सीध में आते हैं तो ये घटना घटित होती है। मतलब जब तीनों जो ये कॉस्मिक घटना हो रही होती है, खगोल पिंडों में जो घटना होती है, तीनों जब सेम आते हैं एक ही दिशा में, तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ बदलाव आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है, ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के घूर्णन पर डिपेंड करता है।
ये किस पे डिपेंड करता है? पृथ्वी के घूर्णन पर क्या करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आओ, पेंट में तारपीन तेल किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही जब बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। दैनिक जीवन में अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आ जाएगा। तो बताइए कि हम जो पेंट जब कर रहे होते हैं, आपने घरों में देखा होगा अपने फादर को, आपने बड़े भाई को, किसी ने, आपने भी खुद ने भी किया होगा कि जब हम ऑयल लेके आते हो, सॉरी पेंट लेके आते हो, उसमें तारपीन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो ऑयल है और पेंट है उसे पतला कर सके। ठीक है, जो तारपीन का जो ऑयल है वो पेंट को, यानी कि जो रंग, जो कलर यूज कर रहे हैं उसको पतला करने के लिए, गाढ़ा आता है वो बहुत ज़्यादा, उसमें तारपीन डालने से वो क्या हो जाता है बच्चों? बहुत पतला हो जाता है, यानी थिनर हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है बच्चों? है क्या थिनर? ये रहा, पतला हो जाता है। पेंट में तारपीन तेल का यूज इसलिए किया जाता है कि उसे क्या किया जा सके? पतला किया जा सके। इस वजह से हम लोग पेंट में थिनर डालते हैं। ठीक है, आओ, सॉरी तारपीन डालते हैं। आओ नेक्स्ट, लालटेन की बत्ती में केरोसिन के तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना है कि बच्चों आज किस किस ने लालटेन और दिए देखे हैं, क्योंकि आज हम लाइट से इस तरह गिर चुके हैं। आपको एक मैं बोल देता हूं, कमेंट बॉक्स में क्या डालना है आपको कि किन 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 लोगों ने दिए, ठीक है, लालटेन देखे हैं। ठीक है, ये चीजें देखिए तो आप समझ पाएंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे लालटेन क्या होता था बच्चों, और ये बॉक्स सा लगा रहता था उसके ऊपर, और ये ऊपर से खुला हुआ होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था? मिट्टी का, यानी केरोसिन होता था, जैसे मिट्टी का तेल बोलते हैं। इसमें क्या होता था बच्चों? ये केरोसिन होता था। केरोसिन होता था, केरोसिन के अंदर एक अपन ना एक बत्ती बनाते हैं, विक बोलते हैं जिसको, इसको बत्ती बनाते हैं। बत्ती ऐसे जा रही होती थी। अब बत्ती जब जा रही होती थी और वो लगातार जल रही होती, केरोसिन से इसमें जो ये चल रहा है ना, ये ऊपर तक, और इसमें लौ चल रही होती थी ऐसे करके। ठीक है, ये है लालटेन। ये क्या है बच्चों? बता भी देता हूँ आपको, लालटेन। अब पता लग जाएगा आप किस जनरेशन के बच्चे हैं। तो केरोसिन, लालटेन देखा, ये जल रहा होता था, पूरे में उजाला कर रहा होता। लेकिन जो एक विक यानी बत्ती के माध्यम से ये जल रहा था, इसी को हम बोलते थे कोशिकत्व प्रभाव। इसी को क्या बोलते थे हम लोग? कोशिकत्व प्रभाव। ठीक है, अब दिए क्या होता था? हम कोई बर्तन लेते थे प्लास्टिक का नहीं, सॉरी कांच का। ठीक है, ऐसे बोतल ले ली कोई कांच की, जैसे मेडिसिन में यूज होती है। ठीक है, ऊपर एक इसमें बत्ती डाल देते तो नीचे यहाँ से निकाल देते थे, उसमें क्या भर देते थे हम लोग? केरोसिन। तो यही घटना जो होती थी वो कोशिकत्व प्रभाव के कारण जो ऑयल था, केरोसिन तेल था, वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहता था। धीरे धीरे क्या होता था? धीरे धीरे ऊपर जाता रहता था। वो किसके कारण होता था? वो कोशिकत्व के कारण होता था। अब ऑप्शन देखते हैं ऐसा कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों क्या कहने की कोशिश। लालटेन की बत्ती यानी विक में केरोसिन के तेल किसके कारण ऊपर उठता है? मतलब मैंने अभी बताया ना, ये देखो, ये पूछ रहा है कि भैया ये ऊपर किस कारण से उठ रहा है, ये ऊपर किस कारण से उठ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। वायु की उत्प्लावकता से, बत्ती से होकर तेल का विषरण, बत्ती में कोशिका क्रिया, बत्ती का गुरुत्वाकर्षण। तो बत्ती में क्या हो रही है? कोशिका क्रिया बच्चों हो रही है। कोशिकत्व मैंने अभी बोला, तो आंसर है इसका सी। अब बताओ आगे चल सकते हैं क्या अपन लोग? ठीक है, आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइक्लोट्रॉन M द्रव्यमान और Q आवेश वाले कणों को त्वरित करता है। निर्गत वाले कणों की ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो ये अनुपात होता है Q²/M। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको क्या कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। 3 द्रवों के घनत्व है D 2D 3D। यदि तीनों द्रवों के समान आयतन मिलाए जाएं तो आयतन क्या मिला रहा है? तीनों के मिला रहा है, तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा? इसमें डेंसिटी पूछी गई है बच्चों। क्या पूछी गई है? डेंसिटी पूछी गई है। तो इसका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल मास प्लस टोटल मास और टोटल वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? टोटल वॉल्यूम। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका, अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने देखा क्या दे रखा था इसमें? घनत्व, डेंसिटी 2D 3D है। द्रव क्या दे रखे हैं इसके? मास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों? मास दे रखा है D 2D और 3D।
इसका जब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6D आ जाएगा। इसका टोटल करा हमने, मास का टोटल आएगा, वॉल्यूम क्या है 111 है सभी का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 3। इसको क्या लिख दिया बच्चों मैंने 3 रख दिया। जब मैं 6D में 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 2D आ जाएगा। तो डेंसिटी क्या निकल के आई 2D निकल के आई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो आ जाइए नेक्स्ट। तो अभी क्वेश्चन में कहीं दे रखा है 2D ये रहा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, परिणाम मिश्रण का घनत्व क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया गया था, 1891। आज हम हैं 2024 में। 2024 और 1891 में बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे समझते हैं, आओ पहले 1891 ही लिखते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। 1891 और एक तरफ मैंने लिखा आपको 2004, ठीक है। अब कारखाना अधिनियम, आजकल तो बहुत ज़्यादा नियम बदल चुके हैं, लेकिन मैं उस टाइम से आपके कंपैरिजन करके बताता हूँ। कारखाना नियम क्यों बनाने की आवश्यकता आती है, जैसे आपने देखा होगा कारखाना नियम बनाने की आवश्यकता क्यों आती है कि एक व्यक्ति से काम करवाया जा रहा है, सुबह 10 बजे आ रहा है, 5 बजे तक काम करवा रहा है, और किसी व्यक्ति 10 से 10 बजे तक काम करवाया जा रहा है। जिससे क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं या एम्प्लॉयर जो होते हैं, एम्प्लॉय जब काम करने जाता है तो उसका भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि पूरा जीवन वह काम करने में नहीं लगा सकता है, कि उसके लिए भी कुछ ऐसा जीवन हो वो अपने परिवार वालों को भी दे सके। तो उनके लिए श्रमिकों को क्या दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए बच्चों। क्या दिए गए थे, श्रमिकों को अधिकार दिए गए थे। श्रमिकों को अधिकार देना, अधिकार दिए। किसने बनाया था बच्चों इसको, अंग्रेजों ने बनाया था। क्योंकि हम किसके अंडर में काम कर रहे थे तब, अंग्रेजों के। अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, अंग्रेजी सरकार ने बनाया था। उनका भी फायदा होगा, ऐसी बात तो नहीं है भाई उन्होंने ऐसे बना देता है, कोई भी व्यक्ति बना देता है। आज हम एक श्रमिक हैं एक तरीके से लें तो हमारा एक टाइम होता है। जैसे आप लोग जब जॉब लग जाएगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कुछ टाइम पीरियड होगा कि सैटरडे संडे छुट्टी, तो वो आपके अधिकार हैं, आप अपनी फैमिली को देना चाहते हो, ठीक है। 5 डे वर्किंग डे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कारखाना अधिनियम में आती हैं। कारखाना अधिनियम सीधा सीधा ये कहता है भैया देखो, एक वर्किंग प्लेस होना चाहिए, वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, ठीक है। एक वैकेंट पीरियड वैकेंट होना चाहिए, एक डे ऐसा आना चाहिए जिस दिन आपको छुट्टी भी रहे, रिलैक्स करें अपने आप को, बॉडी को भी रिलैक्स करें। तो उस तरीके से देखते हुए, जैसे कि मैंने उस तरीके को देखते हुए क्या होता है बच्चों, कुछ प्लान्स रेडी किए जाते हैं, कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कार्य कर रहे होते हैं कि भाई एक एज फिक्स कर दी गई कि भैया बाल श्रम हमें नहीं करवाना है, कि 14 साल से वर्ष के आयु से पहले कोई बच्चा काम कर रहा होता है वो बाल श्रम में आता है, तो हमें ऐसे बच्चों से काम नहीं करवाना है जो 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं। तो ऐसे कुछ कानून बनाए गए जिससे कि जो श्रमिक हैं उनके अधिकार के सेफ रह सके, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम 1890 में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। अब भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए, बिल्कुल सही बात है भैया, 1891 में जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए। श्रमिकों की स्थिति को क्या करना था, सुधार करना था। भारत में उद्योग पर अधिकाधिक शासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए। बताइए, भारत में उद्योगों पर अधिकाधिक शासकीय नियंत्रण करने के लिए कि नहीं, इसलिए तो नहीं बनाया गया होगा भैया कि एक कंपनी में पर्टिकुलर किसी का राज अपने अंडर में ले ले और दूसरा व्यक्ति उसमें अंडर में काम करता रहे, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो एक बंदा 24 घंटे काम कर रहा है, एक 6 घंटे भी काम नहीं कर रहा, तो दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। तो ऐसे अधिकारों का हनन नहीं हो किसी व्यक्ति का, और किसी भी एम्प्लॉयर का पूरी तरीके से श्रमिकों पर अंकुश नहीं हो, जैसे शासकीय व्यवस्था नहीं हो। अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना नहीं, अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना भी नहीं था, ताकि भारतीय उद्योगों पर अधिकाधिक राजनीतिक नियंत्रण किया जा सके, ये भी नहीं था। तो मेन जो हमारा कारण था क्यों लागू किया गया था, तो भारत में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए 1891 में कारखाना अधिनियम प्रारंभ किया गया था बच्चों। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे बोलूँ, किसी का अगर कोई कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको क्या अधिकार है भाई, कोई आपके लिए आपकी संस्था के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसका क्या सीन रहेगा, जैसे कि एक साप्ताहिक छुट्टी देना। तो ये सारे जो अधिकार थे 1891 में डिस्कस किए गए थे, आज इन्हीं अधिकारों का मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। जैसे महिलाएं होती हैं, जब पैटर्निटी लीव ली जाती है, ठीक है, जब वो माँ बनने वाली होती है तो उनके भी एक श्रमिक हैं, वो भी उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर इस कारखाना अधिनियम में डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। आओ
भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? भारत के दोनों सदन हैं, अब इनकी अपन को मीटिंग बुलानी है, तो मीटिंग क्यों बुलाएं हम क्यों बच्चे मीटिंग यहाँ पे बुलाएं? दोनों के मतभेदों को सुलझाने के लिए है। सही बात है भैया, गतिरोध को समाप्त करने के लिए, दोनों में लड़ाई वड़ाई नहीं हो भैया ढंग से काम करो। चलो आओ देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, चलो ठीक है, ये भी ठीक बात लग रही है। भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, या उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है। हमें दोनों सदनों की बैठक बुलाने के लिए इन चारों में से जो स्ट्रॉन्ग आंसर है वो देना है। भारत का राष्ट्रपति चुनना है हमें, ठीक है। अगर भारत का राष्ट्रपति चुनना है तो वो भी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। इनका बैठक है उसका अध्यक्ष भी कौन रहेगा ये भी डिसाइड करना है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचित करना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों को हो मतभेद है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं बच्चों, बैठक को बुलाते हैं। और बैठक का जो स्पीकर होता है, स्पीकर का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही होता है बच्चों। और लोकसभा अध्यक्ष अभी करंट में कौन है बच्चों, ओम बिरला है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक। अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ का अध्यक्ष होता है बच्चों, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चलें आगे, भारत के राष्ट्रपति और ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होनी चाहिए मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के साथ छोड़ देता हूं आपको। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर के बाद कौन आ जाता है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। ऐसे करके चार तो आपको यहां से याद रखने। रेल मंत्रालय को कौन संभाल रहा है, पेट्रोलियम विभाग को कौन संभाल रहा है, सड़क मंत्री कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को यहां से याद रखनी है, उन मंत्रियों के बारे में जरूर याद रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए। भगवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उस व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो कि इसका अनुवाद करते हैं। उनके व्यक्ति जो नाम पहले नहीं, उनके बारे में सुनिए। वो संस्कृत पढ़ने के इतने शौकीन थे, उनके गुरु थे लालचंद भट्टाचार्य जी। वो एक हिंदुस्तानी से संस्कृत सीख रहे हैं, फारसी सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। उन्हें लैंग्वेज सीखने का कितना शौक रहा होगा। जब ये सारी लैंग्वेज जब सीख गए, संस्कृत वो सीख गए, तब उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, उनका नाम है विल्किंस, ठीक है। ऑप्शन में है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो होते हैं ना, इंडिया का भ्रमण करते हैं। देखो अंग्रेज सारे ही बुरे नहीं थे भैया, कई बहुत सारे लोग संस्कृति को प्यार करने वाले भी थे, कल्चर को प्यार करने वाले थे, कल्चर के बारे में जानकारी लेने वाले भी थे। तो विल्किंस एक ऐसे व्यक्ति होते हैं पूरे इंडिया का लगभग भ्रमण करते हैं, जहाँ पर भी उनकी सरकार जाती है वो वहाँ पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के बारे में कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो लोग, कई आपने सुना होगा कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं उनसे कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन उन्होंने संस्कृत सीखी विल्किंस ने। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए हमारा कल्चर कितना रिच रहा होगा, आज भी है, लेकिन हम अपने कल्चर से दूर होते धीरे धीरे जाते चले जा रहे हैं। तो अब इसी पॉइंट को हम याद रखना है कि ये कौन थे भैया, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, सबसे पहले भगवत गीता को किस में ट्रांसलेट किया था, अंग्रेजी में। संस्कृत से क्या बच्चों, संस्कृत से किस में सेंड किया, मतलब ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में किया था। और पहले ये यूरोपियन थे बच्चों, पहले क्या थे, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था बच्चों। ये बात इनके बारे में हमें याद रखनी है, विल्किंस के बारे में क्या रखनी है, याद रखनी है। इन्होंने बंगाली और फारसी से ध्यान रखना, और भट्टाचार्य जी जो थे इन्होंने संस्कृत इनसे सीखी थी बच्चों, ठीक है। आओ चलते हैं आगे। रासायनिक रूप में मनुष्य के दांतों का सफेद इनेमल होता है CA3PO42, और ये क्या होता है, प्रोटीन होता है एक तरीके से, इनेमल भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे दांतों को ये मजबूत करता है। आओ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा रैंकिन पैमाने में पानी का क्वथनांक बिंदु दर्शाता है? तो इसमें क्या कर रखा, राउंड ऑफ कर रखा है। तो एक्चुअल में जो आंसर है वो है 67, ये एक्चुअल में आंसर है। इसका राउंड ऑफ फिगर जो बना रखा है 672 डिग्री बना रखा है। इसका राउंड ऑफ फिगर क्या बना रखा है 672। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 672 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आओ यहाँ से आप मेरे को एक दो चीज़ और बता के दो कि पानी बर्फ में बदलता है,
पानी क्या होता है, बर्फ़ में बदलता है, हम जमाते हैं तो बर्फ़ बन ही जाता है। तो इसकी डेंसिटी सबसे कम, सबसे अधिक डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होती है? डेंसिटी जो होती है, हाईएस्ट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, कितने टेम्परेचर पे होती है? हाईएस्ट डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होती है, ये आपको बताना है बच्चों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन ऊनी रेशों में होता है? ऊनी रेशों में कौन सा होता है? केराटिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन या सिस्टीन? तो जो ऊनी रेशों में जो प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन बच्चों। वो कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्न में से विटामिन की कमी से पूर्ति गोल्डन राइस द्वारा होती है। ठीक है, गोल्डन राइस अभी करंट के हिसाब से बताऊं तो बांग्लादेश ने क्या किया है, इनको उगाना प्रारंभ किया गोल्डन राइस को। आपसे पूछा जाएगा गोल्डन राइस की अनुमति किस सरकार ने दी है उगाने की? गोल्डन राइस उगाने की अनुमति किस गवर्नमेंट ने दी है? तो ये जो गवर्नमेंट है उसका नाम है बांग्लादेश। किस गवर्नमेंट ने दी है बच्चों? बांग्लादेश ने क्या दिया, इनको अनुमति दी है। ठीक है, अब बांग्लादेश की अगर बात आई है, थोड़ा मैं इस टॉपिक से हटता हूं, तो बांग्लादेश की आई है तो बांग्लादेश के बारे में आपको बता देता हूं। बांग्लादेश कभी ना कभी भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश जो अलग होता है वो भारत से अलग होता है। ठीक है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। यहाँ की जो टका, जहाँ की यहाँ प्रधानमंत्री थी वो थी शेख हसीना, लेकिन शेख हसीना अभी नहीं है, करंट में शेख हसीना नहीं है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सॉरी, इनका जो पूरा अभी जो करंट में है, जो इंटरिम सरकार जो बनी है, उनके जो मुखिया हैं वो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने 2006 में पीस का नोबेल पुरस्कार जीता था। क्या जीता था? पीस का नोबेल पुरस्कार जीता था। इनका माना जाता है कि अमेरिका से अच्छे रिलेशन हैं, वो हमें आजकल दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, अमेरिका से कैसे इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। मोहम्मद यूनुस क्या किस गवर्नमेंट के अध्यक्ष बने हैं? इंटरिम गवर्नमेंट, आंतरिक सरकार के, आंतरिक सरकार के मुखिया बने, आंतरिक सरकार के। ठीक है, आंतरिक सरकार के मुखिया बने हैं। आंतरिक सरकार क्या है? जो बिना चुनाव किए चुनी जाती है, बिना चुनाव किए चुनी जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना बांग्लादेश के बारे में, ढाका, टाका, शेख हसीना अभी नहीं रही, अभी कौन है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बच्चों रखनी है। अब आओ आगे। विटामिन की कमी से गोल्डन राइस अभी जो उगाना प्रारंभ किया वो बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, अब आओ आगे। तो विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों, कौन सी कमी से होता है? विटामिन बी और सी विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं ये? जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई और के ये वे विटामिन होते हैं जो वसायुक्त होते हैं। वसा में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। भारत भवन किस राज्य की राजधानी में स्थित है बच्चों? भारत भवन किस राज्य की राजधानी में स्थित है? आओ, तो भारत भवन जो है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, अब बात आती है कि भोपाल में भारत स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो हो जाती है बच्चों 1982 में होती है। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के अभी नए नए सीएम चुनी गई हैं। अरविंद केजरीवाल थे। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन रहता है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे लिखो इसको, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है बच्चों? ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? लखनऊ। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। लेकिन गांधीनगर से पहले कौन सी थी? ये आज ही पता लगा होगा कई बच्चों को, अहमदाबाद थी। 1970 में बनाया जाता है गांधीनगर को।
ठीक है। 1960 में जब गुजरात का गठन होता है तब अहमदाबाद थी, और 1970 में किसको बनाया जाता है, गांधीनगर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, 1970 में गांधीनगर को बनाया जाता है। एशिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल है, एशिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल, एशिया की क्या है, ये ग्रीनेस्ट कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की कैपिटल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ की है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब दिल्ली का एक उलट पुलट हो गया इधर कुछ, सिसोदिया ने अपना त्यागपत्र दे दिया और अरविंद केजरीवाल ने अपना त्यागपत्र दे दिया। अब आए हैं नए सीएम साहब, आतिशी। नई सीएम कौन है, आतिशी, ठीक है। न्यू सीएम ऑफ न्यू दिल्ली, वो दिल्ली न्यू सीएम है। और जो इन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन जो किया है बच्चों, रिजाइन किसने किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है। किसने किया है बच्चों, अरविंद केजरीवाल ने ये किया है। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। और भारत भवन की जो स्थापना होती है वो होती है 1982 में। और 1982 में एक और घटना होती है, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना होती है। 1982 में क्या होती है बच्चों, नाबार्ड की भी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है बच्चों, नाबार्ड की स्थापना होती है। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 1982 में ही होती है। तो 1982 में एक और घटना थी, भारत भवन की स्थापना और नाबार्ड की स्थापना, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं। CIPD का पूर्ण रूप क्या है, दी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म ही बतानी थी, ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले का वार्षिक सम्मेलन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ये क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ है। एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला, बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो तो बिहार सोनपुर में लगता है बच्चों, सोनपुर बिहार। कहाँ लगता है बच्चों, सोनपुर बिहार में लगता है। चलो बात समझ में आ गई, सोनपुर बिहार में लगता है। और सोनपुर बिहार में ये लग रहा होता है, ये लगता है कार्तिक की पूर्णिमा को, ये दिवाली के बाद लगता है बच्चों। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस मेले में क्या होता है, जो पशुओं का जो मेला है, पशुओं का मेला जो है, इसमें क्या हो रहा होता है वो हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या हो रहा है इसमें, ऊंट, गाय और भैंसें, घोड़े, जो जानवर हैं वो खरीद और बेचे जाते हैं। इसके विदेशों से भी जानवर आते हैं यहाँ पे, फॉरेन से भी क्या होता है बच्चों, देश विदेश से भी यहाँ पे जानवर आते हैं। तो सोनपुर बिहार में ये लगता है। अब बिहार है, बिहार जो जगह है बच्चों, जैसे बिहार मंदिरों की जगह है, मठों की जगह है। हम देखो हम क्या करते हैं, बिहार को बदनाम करते हैं। कैसे, अरे बिहारी आ गया, काम करने आ गया। नहीं बेटा, बिहार वह डेवलपमेंट रहा है, वो डेवलप से भरी या विकास विकसित राज्य रहा है जहाँ पर जैनिज्म का जन्म हुआ है, जहाँ पर बौद्धिज्म का जन्म हुआ है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, ठीक है। अभी यूपी में है लेकिन ये बिहार का, मगध का ही कहीं ना कहीं पार्ट हुआ करता था, ठीक है। वह जगह है बिहार। बिहार के नाम से ही पता लगता है जहाँ मठों का स्थान है। बिहार के नाम में क्या छपा है, मठों का स्थान। क्या बच्चों, मठों का स्थान कौन सा है, बिहार। बिहार की जो राजधानी वो क्या है, पटना। और पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। क्या नाम था भैया, पाटलिपुत्र था। ये बात इनके बारे में, सबके बारे में याद रखनी। अब आओ अपने क्वेश्चन पे। तो कहाँ पे आयोजित होता है बच्चों, बिहार में आयोजित होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। असम की राजधानी क्या है, वो तो गोवा की है, दिसपुर, ठीक है। गोवा की पणजी। उत्तर प्रदेश अभी बात कर ही चुके हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। मेमोरी की बनी होती, मेमोरी किसकी बनी होती है बताओ, वायर्स की, बिल्कुल सही है। सर्किट्स की, सेवरल थाउजेंड ऑफ सेल्स, ऑल सभी। तो जो मेमोरी जो मेड अप ऑफ है तो वो तारों से बनी हुई है, सर्किट से बनी हुई है, सेवरल थाउजेंड ऑफ सेल से बनी हुई है, यानी कि इन सभी का आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना, डी आ जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ से मेमोरी के बारे में कि रैम और रोम किस टाइप की मेमोरी होती हैं। ये कंप्यूटर के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना।
ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं अपन। रक्त के थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है। अगर अपन को रक्त का थक्का बनाना है तो आवश्यक प्रोटीन है बच्चों, ये हमसे पूछा गया। जैसे मैंने आपको लास्ट पेपर में सॉल्व कराया था कि कौन सी विटामिन के कारण थक्का जमता है, तो विटामिन के पढ़े थे अपन, विटामिन के पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ठीक है। विटामिन ए में मैंने ई में ये भी बताया था, इसका अभी तक ये नहीं पता लगा कौन सा रोग होता है नहीं होता, मतलब क्लियर नहीं है। तो विटामिन के में क्या होता है बच्चों, विटामिन के के कारण थक्का जमता है। लेकिन इनमें से क्या पूछा गया, केशिजोन नहीं है, एल्ब्यूमिन्स नहीं है, क्रोमोप्रोटीन नहीं है, तो फाइब्रोब्रोनोजन जो है उससे क्या होता है बच्चों, थक्का जमता है। उससे क्या होता है, प्रोटीन का थक्का जमता है। देखो मैं प्रोटीन के बारे में आपको बताता हूँ, जो जिम करते हैं उनके बाद लिए खास बात है। देखो जो बच्चे जिम कर रहे हैं उनके लिए मैं खास बात बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जिम कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन गेन कर रहे होते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी अभी ले रही है। तो बॉडी के प्रोटीन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव तो है भाई, अपने मसल्स बन रही हैं, सीधी सी बात है, फ़ायदा तो है कि मसल अच्छा दिखना है हमें। लेकिन उसके अलावा जो जिम जो बच्चे ज़्यादातर जा रहे हैं वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ना लें। अगर प्रोटीन में ब्लड की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उस पर जो इम्पैक्ट जाता है वो किडनी पर जाता है डायरेक्टली। मैं आपको बता दूँ, जो किडनी है जो हमारे रक्त में प्रोटीन की मात्रा को मैनेज करके रखती है, ठीक है। इसको मैंने पिछली बार ही बताया था, इसको बोलते हैं क्रेटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की मात्रा किस में बढ़ गई, रक्त में, तो उसको बोलते हैं क्रेटीन। जब प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो वो किडनी ढंग से प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, उससे क्या होगा कि बॉडी में यानी कि ब्लड में ये प्रोटीन बढ़ेगा तो क्रेटीन बढ़ेगा। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है। बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं पूरी संभावना होती है। जितने जिम करने वाले बच्चे हैं वो ये चीज़ ध्यान रहे कि जितने आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उनकी जगह आप जो डाइट लें, देश मतलब कि अपने घर की जो डाइट है वो बेस्ट है, बाहर से लाए हुए सप्लीमेंट का यूज ना करें। तो ये क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। और किरण के निकलने परमाणु संख्या और द्रव्यमान अल्फा बीटा और वाइगा पर पड़ने पर प्रभाव को नियम कहा जाता है, तो कौन सा कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया बच्चों। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, वर्ग विस्थापन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वर्ग विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। किसे पिप्रिक अम्ल भी कहा जाता है, तो इसे पिप्रिक अम्ल कहा जाता है, TNT को। क्या किसे कहा जाता है बच्चों, पिप्रिक अम्ल जो कहा जाता है वो TNT को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, TNG, RDX और TNP ये अदर चीज़ों के नाम हैं बच्चों। ये क्या है, ये अदर थिंग्स के क्या है बच्चों, ये नाम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ होती है। राष्ट्रीय कृषि जो बीमा परियोजना है वो स्टार्ट हो जाती है 1991 में, 1991 नहीं 99 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो प्रारंभ होती है बच्चों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो प्रारंभ होती है 99 में होती है। इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड जो स्टार्ट होता है वो कब हो जाता है बच्चों, 1998 में हो जाता है। और प्रधानमंत्री बीमा योजना वो 2016 में प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री बीमा योजना कब प्रारंभ होती है बच्चों, प्रधानमंत्री बीमा योजना ये स्टार्ट होती है 2016 के बाद। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। स्टील में बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होता है। मैं आपको बता दूं, मरकरी यानी कि पारा की जो डेंसिटी होती है स्टील से ज़्यादा होती है। क्या होती है, पारा की जो डेंसिटी, पारा का घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, स्टील का कम होता है। इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, इसका क्या होता है, कम। तो अब क्या होगा, अब इस पारे पर अब स्टील रखेंगे तो क्या होगा, फ्लोटिंग होने लग जाएगा। क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा, मरकरी के पृष्ठ के ऊपर ही रहेगा, यानी फ्लोटिंग करता हुआ ये रह जाएगा। तो विल बी ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी। किस प्रकाशीय घटना के कारण ग्रहण लगते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था रेक्ट लाइनर प्रोपगेशन यानी ऋतु रेखीय संचरण। जैसे मैं आपसे कहूँ ये रहा मेरा सन, ये रही मेरी पृथ्वी और ये रहा मेरा चंद्रमा। तो ये पृथ्वी है, सन है, सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये क्या है बच्चों, चंद्रमा है। अब तीनों जब एक सीध में आते हैं, ये तीनों जब एक सीध में आते हैं तो क्या होता है, ऋतु रेखीय संचरण बोलते हैं। इनके क्या होता है, ग्रहण लगना।
इन्हीं की घटनाओं को क्या कहा जाता है, ग्रहण लग जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखो सूर्य अपनी जगह है, ठीक है, सूर्य अपनी जगह है, एक बार क्या करते हैं चंद्रमा बीच में आ जाता है, क्या आता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है और पृथ्वी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन है, चंद्रमा, ठीक है। एक और घटना घटित होती है, सूर्य, अब क्या बीच में आ गई है बच्चों, पृथ्वी। अब पृथ्वी बीच में आ गई है तो अब कौन बच गया, चंद्रमा। तो ये घटना खगोलीय घटना होती है, ये घटना जो होती है खगोलीय घटना। और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा चंद्र ग्रहण है और कौन सा सूर्य ग्रहण है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। कादंबरी नामक महान संस्कृत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मैंने अभी अभी डिस्कस किया था आपसे, बाणभट्ट। कौन था बच्चों, बाणभट्ट ने इसकी रचना की थी, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। कादंबरी की, कादंबरी की रचना की थी। बाणभट्ट जो रहते थे वो हर्ष के दरबार में थे बच्चों, हर्ष के दरबारी थे। और हर्ष की जो जीवनी भी लिखी इन्होंने लिखी थी, हर्ष की जीवनी। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बी हो जाएगा। चले आगे बताइए आप लोग, ठीक है। आओ, दलाल स्ट्रीट सामान्यतः भारतीय वित्त एवं शेयर बाजार से संबंधित है। उसी तरह लंदन स्थित फ्लीट स्ट्रीट किस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? जैसे दलाल जो स्ट्रीट है बच्चों किससे संबंधित है, भारतीय वित्त शेयर बाजार से संबंधित है, भारतीय वित्त बाजार से संबंधित है। उसी तरीके लंदन स्थित फ्लीट स्ट्रीट किससे संबंधित है? तो ये जो संबंध रखती है ये पत्र व अखबारों से मुद्रण से रखती है, पत्र व अखबारों के मुद्रण से रखती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ अवस्थित है? इसकी थोड़ी कहानी लंबी है बच्चों, इसकी कहानी क्या है, थोड़ी सी लंबी है। क्योंकि जो लवासना जिसे हम बोल रहे होते हैं, लवासना 1959 में, ठीक है, स्थापना होती है। उस टाइम के जो गृह मंत्री होते हैं लोकसभा में क्या करते हैं, आदेश देते हैं, आदेश क्या एक पारित करते हैं बिल, जिस गोविंद वल्लभ पंत लोकसभा में क्या रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उस लवासना की स्थापना करते हैं। तब इसका नाम लवासना नहीं हुआ करता था। जैसे लवासना की स्थापना जो होती है वो 1959 में होती है, गोविंद वल्लभ पंत। उस टाइम के जो ये कौन थे बच्चों, गृह मंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत। ये इनके कहने पर लोकसभा में और लोकसभा में अनाउंस करते हैं और इनके कहने से क्या हो जाता है, कहने पर मतलब अनाउंस करने से इसकी स्थापना होती है लवासना की। ठीक है, इसमें एक नेशनल वर्ड आता है, ये बाद में आता है, 1972 में आता है। लवासना जो नेशनल वर्ड जो आता है वो कब आता है, 1972 में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ इनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, ये गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। होम मिनिस्टर जो होते हैं गोविंद वल्लभ पंत होते हैं, 1959 में इसकी घोषणा करते हैं। एंड जो वर्ड आता है 1972 और 1973 दोनों याद रखना, ज़्यादा सही 1973 माना जाता है। वो कहाँ पे स्थापना होती है, इसकी मसूरी में होती है। अब ये जो स्थापना होती है, जो IAS अधिकारी होते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हैं 1 ईयर के लिए। IAS IPS जो अधिकारी होते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं लवासना मसूरी में। ठीक है, तो ये बात यहाँ से अपन को याद रखनी है। कहाँ पे बच्चों, अभी मसूरी में है। सामान्य पहचान प्रक्रिया को किनारा करते हुए किसी कंप्यूटर के अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है, बैकडोर कहलाता है। ठीक है, ये जो हैकिंग जो होती है बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कोई वायरस आ गया, वायरस जो आता है सीधी तरीके से नहीं आता बल्कि बैकडोर से आता है। इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, बैकडोर बोला जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बैकडोर हो गया। अब चलते हैं आगे। ये जो करंट के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या इनके आंसर्स होंगे। NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गौरव बनर्जी, जेठा अय्यर, राजकुमार चौधरी को किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, राजकुमार चौधरी हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे क्या है। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लायंस डे जो मनाया जाता है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों, 10 अगस्त को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर में भारतीय रिजर्व बैंक की रैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो रैंक है वो कौन सी है बच्चों, 12th रैंक है। रैंक कौन सी है बच्चों, 12th है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाएगा? तो ये ओडिशा राज्य लेके आएगा। कौन लेके आएगा,
5 रॉयल बंगाल टाइगर लाएगा, वो कौन सा राज्य लाएगा बच्चों? ओडिशा ये लेकर आएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। तो वो किसने किया है? अमित शाह ने किया है। ठीक है, ये चंडीगढ़ में किया है। और चंडीगढ़ में जो काम किया है, चंडीगढ़ में पहले ही बता चुका हूँ, ये जो योजना जो प्रारंभ होती है उन सभी कार्यों पर निगरानी रखने के लिए की जाती है, जैसे कि न्याय सेतु, न्याय श्रुति सुना जा सके, देखा जा सके, पुल बनाना। ठीक है, ई समन, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया जाए कि सारी चीज़ें सेंड भी कर दी जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं सीरीज का। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव बनर्जी, प्रदीप सिंह खरोला, ग्रिशन जॉर्ज या सुमंत सिन्हा? ये जो ICAR केंद्रीय अध्यक्ष जो चुने गए हैं बच्चों, ये चुने गए हैं अपने ग्रिशन जॉर्ज को ये चुना गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों। क्या किया? 50। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फेज बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, और जो दैनिक जीवन में हम जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं उन्हीं अगर ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अपन दे सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को कंटिन्यू देखना है, लास्ट तक देखना है, और इंपॉर्टेंट चीज़ बात, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, धन्यवाद।